हेलो फ्रेंड्स, पारस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आइए हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा टॉपिक जो हमने कल से कंटिन्यू किया है। यहाँ मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैंने सामान्य हिंदी के टॉपिक वाइज सीरीज स्टार्ट किया है, जहाँ आपको मैं डेली प्रोवाइड करूंगी आपकी किसी न किसी टॉपिक से रिलेटेड क्लासेस। तो कल से मैंने आपका जो टॉपिक स्टार्ट किया है वो संधि स्टार्ट किया है, और इसमें मैं कल फर्स्ट क्लास दे चुकी हूँ, जिसमें हमने डिस्कशन किया था कि संधि क्या होती है, संधि को कैसे पहचानते हैं, और वर्णों की संधि अगर होती है तो वर्ण हमें कहाँ जो है उन्हें तोड़ना है और कहाँ उनका योग करना है। ये सारी बातें मैं कल की वीडियो में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। तो आज हम टॉपिक आगे कंटिन्यू करेंगे, संधि के प्रकार। ठीक है, फिर भी एक बार जरा टॉपिक देख लेते हैं अच्छे से। एक दो बातें मैं आपको रिमेमोराइज करा दूं। जो टॉपिक था वो क्या था, संधि। इसका शाब्दिक अर्थ मैंने आपको बताया था योग करना, या फिर मैंने आपको ये भी बता दिया था आप क्या कह सकते हैं, जोड़ना, या फिर क्या कह सकते हैं, मिलान करना। ठीक है, मिलान करना, ये इसका शाब्दिक अर्थ था। इसके बाद मैंने आपको एक पॉइंट और बताया था कि संधि शब्द में अगर कोई पूछे आपसे कि उपसर्ग कौन सा जुड़ा है, तो आपको बताना है संधि शब्द में समुपसर्ग जुड़ा हुआ है। अगली बात जो कल हमने डिस्कस की थी वो क्या की थी कि जो संधि है, संधि में किसका योग होता है, तो वर्ण का योग छुपा है। किसका योग छुपा है, वर्ण का योग छुपा है संधि में। ठीक है, पूर्व पद और उत्तर पद, ये कल मैंने आपको सारी बातें समझा दी थी। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो करने वाले हैं संधि के प्रकारों पर। किसके प्रकारों पर, संधि के प्रकार, जो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, संधि के प्रकार देखिए, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए संधि को कितने प्रकारों में विभाजित किया गया है। तो बहुत ही इजी प्रश्न है ये तो, क्योंकि सबको पता ही है संधि को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में, 3 भागों में। वो कौन कौन से भाग हैं जरा समझेंगे। सबसे पहला है आपका स्वर संधि। स्वर संधि ये पहला भाग है। दूसरा है आपका व्यंजन संधि, और इसके बाद आपका जो अगला है उसे हम कहते हैं विसर्ग संधि। कौन सी संधि हो गई, विसर्ग संधि। एक बार सारी बातों को फिर से देख लेंगे फटाफट से। अगर कोई पूछे संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो आप बताएंगे योग करना, जोड़ना, मेल करना, या फिर मिलान करना। संधि शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है, तो सम उपसर्ग जुड़ा है। उपसर्ग का मतलब क्या होता है, जो किसी मूल शब्द के आगे जुड़ा हुआ शब्दांश है उसे उपसर्ग कहा जाता है। ठीक है, अगला क्या है, संधि में किसका योग होता है, तो वर्णों का योग होता है। किसका योग होता है, वर्णों का योग होता है। उसके बाद देखेंगे संधि के प्रकार। जो आज हमारी मुख्य चर्चा रहेगी वो इसी मुख्य बिंदु पर रहेगी कि संधि के प्रकार। तो संधि के मुख्य रूप से 3 प्रकार हैं, या 3 भागों में उसे विभाजित किया गया है। पहला भाग है स्वर संधि, दूसरा भाग है व्यंजन संधि, और तीसरा भाग है विसर्ग संधि। चलिए पहले भाग पर चर्चा करना शुरू करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे हिंदी में जो आपका सबसे पहला प्रकार था स्वर संधि, इसको समझने का प्रयास करेंगे पहले कि स्वर संधि क्या होती है। ठीक है, कल मैंने आपको समझाया था कि संधि में हम क्या करते हैं, वर्णों का योग करते हैं। पूर्व पद और उत्तर पद में से हमें क्या करना होता है, हमें वर्ण निकालना होता है, फिर उन वर्णों का आपस में योग कराना होता है, और एक नए वर्ण की क्या हो जाती है, आवृत्ति हो जाती है। ठीक है, एक नए वर्ण का आगमन हो जाता है, और उसी को हम संपूर्ण शब्द में क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। चलिए जरा एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले ये देखना है स्वर संधि। स्वर संधि क्या है, इसके लिए एक बार फिर से संधि की प्रोसेस समझेंगे। एक होता है हमारे पास पूर्व पद, एक होता है हमारे पास उत्तर पद। ठीक है, उसके बाद जो हम नया पद बनाते हैं उसे कहते हैं संधि पद। ठीक है, सबसे पहले ये हम किस पर चर्चा कर रहे हैं, स्वर संधि पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, देखिए पूर्व पद का जो शब्द होगा उस शब्द का जो अंतिम वर्ण होना चाहिए वो क्या ही होना चाहिए, वहां से हमें स्वर निकालना है। ठीक है, क्योंकि चर्चा किसकी हो रही है, स्वर संधि की। और जो उत्तर पद का शब्द होगा वहां से भी हमें क्या निकालना है, स्वर निकालना है। जब इन दोनों स्वरों का योग होगा, अभी मैं आपको उदाहरण के माध्यम से भी पूरा समझाऊंगी, लेकिन पहले संधि की प्रक्रिया समझेंगे कैसे की जाती है। ठीक है, जब इन दोनों स्वरों का हम योग करेंगे, नियम लगाएंगे जब हम यहाँ पर संधि का, तो यहाँ भी जो एक नया वर्ण आएगा
आएगा? स्वर आएगा। जब हमें पूर्व पद का अंतिम वर्ण भी स्वर मिले, उत्तर पद का अंतिम वर्ण भी स्वर मिले और इन दोनों स्वर वर्णों के योग से भी आने वाला वर्ण भी क्या हो? स्वर हो, तो ऐसी स्थिति में जो संधि लगती है वो कौन सी संधि होती है? वो स्वर संधि होती है। इतनी बात आपको समझ आई होगी। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ मैं इसका एक उदाहरण लेती हूँ, ठीक है, जरा देखेंगे। मान लीजिए मैंने यहाँ क्या लिखा? विद्या धन आलय। क्या लिख दिया? विद्या धन आलय, ठीक है। और इससे पहले भी ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ, आप कैसे पहचानेंगे कि यहाँ आपको स्वर संधि का ही नियम लगाना है, ठीक है। वो पूर्व पद से मैंने कल आपको पहचान बताई, तो डेफिनेटली आप एक बार कल वाली वीडियो और एक बार देख लेंगे ताकि आपको संधि वाला टॉपिक है वो ऐसा रट जाए कि आपको कभी उस टॉपिक में समस्या ही ना आए, ठीक है। तो अब यहाँ देखेंगे जरा, ये संधि का पूर्व पद है और ये संधि का उत्तर पद है। अब मैंने अभी आपको बताया था कि दोनों पदों में से क्या लेना है? स्वर वर्ण हमें लेना है। तो यहाँ का अंतिम वर्ण ध्या है और यहाँ कौन सा वर्ण छिपा हुआ है? यहाँ बड़ा आ छिपा है। कौन सा आ छिपा है? बड़ा। और उत्तर पद में भी यहाँ तो ऑलरेडी दिया ही गया है, क्या? बड़ा। अब यहाँ स्वर संधि का नियम लगता है, वो हमसे क्या कहता है कि जब एक साथ क्या आ जाए? दीर्घ आ जाए तो ये भी अपने योग से किसमें परिवर्तित हो जाती हैं? ये भी अपने योग से बड़े आ में ही परिवर्तित हो जाते हैं। इतनी बात क्लियर हुई। अब यहाँ जो आपका पूरा जब शब्द बन जाएगा तो क्या बनेगा? जब आपने यहाँ ध्या में से क्या कर दिया? आ निकाल दिया, तो ये क्या रह गया? दा और या कैसे? दा तो आधा था ही, अब या भी यहाँ क्या रह गया? आधा रह गया। तो अब उस आधे हमें क्या करना है? या में क्या जोड़ देना है? बड़ा आ। तब जाकर हमारा पूरा शब्द क्या बन जाएगा? विद्यालय। पूरा शब्द क्या बन जाएगा? विद्यालय। तो यहाँ जो हमारी संधि हुई है वो कौन सी संधि हुई है? स्वर संधि। स्वर संधि की इस प्रकार से क्या परिभाषा बनी? एक बार देखेंगे ना, परिभाषा भी नोट डाउन करेंगे। जब संधि में क्या हो? जब संधि में स्वरों का ही योग हो वहां स्वर संधि होती है। ये तो बहुत छोटी सी संक्षिप्त परिभाषा हो गई। अब इसी परिभाषा को अगर और अच्छे से समझना हो तो हम क्या भी कह सकते हैं कि जब संधि के पूर्व पद में भी स्वर आए और संधि के उत्तर पद में भी स्वर आए और उन दोनों का योग करने पर स्वर वर्ण का ही आगमन हो जाए तो ऐसी संधि को स्वर संधि कहा जाता है। दूसरी परिभाषा ये हो गई। अब तीसरी परिभाषा और समझ लेंगे कि स्वरों का स्वरों से योग करने पर, स्वरों का स्वरों से योग करने पर जब स्वर्ण वर्ण का ही आगमन हो जाता है तो वहां स्वर संधि हो जाती है। डेफिनेटली डेफिनेशन अब आपको क्लियर होगी, इससे ज्यादा सरल आपकी डेफिनेशन हो नहीं सकती। जरा समझेंगे क्या कहा जा रहा था। एक बार परिभाषा को यहाँ मैं संक्षिप्त रूप में लिख के दूंगी और आप ऐसे ही संधियों को समझेंगे कि पूर्व पद में भी हमें कौन सा वर्ण चाहिए? स्वर चाहिए। उत्तर पद में भी हमें कौन सा वर्ण चाहिए? स्वर चाहिए। और इन दोनों का योग कराने पर भी जो वर्ण आएगा वो भी क्या आएगा? वो भी स्वर आएगा। जब ऐसी संधि का योग बनता है तो उसे हम कौन सी संधि कहते हैं? उसे हम स्वर संधि कहते हैं। तो स्वर संधि क्लियर हुई कि कैसे स्वर संधि के नियम लगते हैं। जब हमें पूर्व पद में भी स्वर मिले, उत्तर पद में भी स्वर मिले और संधि पद में भी क्या हो जाए? स्वर्ण वर्ण का ही आगमन हो जाए तो वहां हमारी कौन सी संधि है? स्वर संधि है। अब अगला पॉइंट जरा जानेंगे क्या बताया जा रहा है। देखिए, हिंदी में जो स्वर संधि है उनके 5 प्रकार बताए गए हैं। हिंदी में स्वर संधियों के कितने प्रकार बताए गए? 5 प्रकार बताए गए। कौन कौन से प्रकार बताए गए हैं जरा देखेंगे। सबसे पहला देखेंगे क्या क्या प्रकार है। देखिए, जो सबसे पहला प्रकार है वो है आपका दीर्घ संधि। कौन सी संधि? दीर्घ संधि। स्वर संधि की बात हो रही है। स्वर संधि के कितने प्रकार बताए गए? 5 प्रकार बताए गए, ठीक है। कौन कौन से? पहला हो गया आपका दीर्घ संधि, दूसरा प्रकार हो गया आपका गुण संधि, अगला जो प्रकार है वो हो गया आपका वृद्धि संधि,
वृद्धि संधि। अगला जो प्रकार है वो है आपका यण संधि, और अगला जो प्रकार है वो है आपका अयादी संधि। अयादी संधि ये आपका पांचवा है। ठीक है, एक बार फिर से देख लेंगे। हिंदी में स्वर संधि के कितने भेद बताए गए? स्वर संधि के 5 भेद बताए गए। कौन कौन से? पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यण संधि और पांचवा प्रकार है अयादी संधि। ठीक है, सबसे पहले हमने स्वर संधि की परिभाषा जानी, क्या होती है? जब स्वर वर्ण का स्वर वर्ण के साथ ही योग किया जाए और उनका योग करने पर स्वर वर्ण की ही आवृत्ति हो जाए तो वहां स्वर संधि होती है। ठीक है, इतनी बात। स्वर संधि के 5 भेद बताए गए। कौन कौन से बताए गए? सबसे पहला दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादी संधि और यण संधि। ठीक है, आगे पीछे हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आपको 5 नाम याद होने चाहिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले चर्चा करना शुरू करेंगे दीर्घ संधि पर। ठीक है, चलिए स्वर संधि के पहले प्रकार पर चर्चा शुरू करते हैं। इसका जो सबसे पहला प्रकार है वो क्या है? हमारा दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, ये दीर्घ संधि हमसे क्या कहती है? दीर्घ संधि का जो नियम लगता है वो क्या लगता है, इसको जरा आप संक्षेप में समझेंगे। ठीक है, दीर्घ संधि का नियम हमसे कहता है कि दीर्घ संधि के दोनों पदों में समान दिखने वाले स्वर आए तो वहां इनके योग से इनके दीर्घ स्वर का आगमन हो जाता है और वहां कौन सी संधि होती है? वहां दीर्घ संधि होती है। अब जरा इस बात को समझेंगे, क्या कहा जा रहा है? इसमें क्या है? इसके दोनों पदों में, ये कौन सा पद है? पूर्व पद, और ये इसका कौन सा पद है? उत्तर पद, और जो पद बनेगा वो क्या होता है? संधि पद। तो क्या कहा जा रहा है? देखिए, जब भी मैं पूर्व पद लिखूं और उत्तर पद लिखूं तो आपके माइंड में एक बात जरूर रहनी चाहिए कि जब भी मैं बोल भले ही पूर्व पद रही हूं लेकिन मैं पूर्व पद के अंतिम वर्ण की बात कर रही हूँ। किसकी बात कर रही हूँ? पूर्व पद के अंतिम वर्ण की। और जब भी मैं उत्तर पद बोल रही हूँ तो मैं किसकी बात कर रही हूँ? उत्तर पद के पहले वर्ण की। ठीक है, चलिए जरा समझते हैं। तो दीर्घ संधि हमसे क्या कहती है? कि सजातीय स्वर आए, सजातीय वर्ण आए या समान दिखने वाले वर्ण आए। अर्थात क्या नियम निकलता है? जरा देखेंगे, या तो यहाँ आपका क्या होगा? ह्रस्व आ सकता है या फिर क्या आ सकता है? बड़ा। उत्तर पद में भी क्या आएगा? आ के सामने अवर्ण ही होना चाहिए। देखिए, अब आप कहेंगे कि छोटे के सामने बड़ा आ जाए या बड़े के सामने छोटा हो, फिर क्या करें? तो देखिए, यहाँ मैं आपकी जो शंका है उसका पहले ही समाधान कर दूं। आ के सामने आ ही होना चाहिए, वो चाहे ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो। एक तरफ दीर्घ हो, दूसरी तरफ ह्रस्व हो। दीर्घ का मतलब है बड़ा और ह्रस्व का मतलब है छोटा। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि दोनों तरफ दीर्घ ही आए या दोनों तरफ ह्रस्व ही आए, कैसे भी आ सकते हैं। ह्रस्व भी आ सकता है और दीर्घ भी आ सकता है। ठीक है, होना आ ही चाहिए। ठीक है, तो दोनों प्रकार के आ सकते हैं या फिर क्या आ सकती है? दोनों प्रकार की ई आ सकती है। उत्तर पद में भी क्या आएगी? दोनों प्रकार की ई। या फिर क्या आ सकता है? उ। और यहाँ भी क्या आएगा? या तो छोटा उ आ सकता है या क्या आएगा? बड़ा उ। या फिर क्या आ सकती है? री, और री के सामने क्या आ सकती है? री। अब होता क्या है, जब ऐसी स्थिति में हमें स्वर मिलते हैं तो निश्चित रूप से वहां हमारी कौन सी संधि लगती है? वहां हमारी दीर्घ संधि लगती है। जब आवर्ण के सामने आवर्ण मिल जाए तो ये दोनों मिलकर अपने स्थान पर किस वर्ण की आवृत्ति कर देते हैं? दीर्घ आ की आवृत्ति होगी। किसकी आवृत्ति हो जाएगी? दीर्घ आ की। ऐसे यहाँ पर चाहे उत्तर पद या पूर्व पद में कोई भी ई आए, दोनों ई मिलकर किस में परिवर्तित हो जाएंगी? दीर्घ ई में परिवर्तित हो जाएंगी। किस में परिवर्तित हो जाएंगी? दीर्घ ई में। यहाँ देखेंगे कोई भी प्रकार के उ आए वो आपके किस में परिवर्तित हो जाएंगे? दीर्घ उ में। ठीक है, और आपकी कोई भी री आए, दोनों ही पद में री आए तो वो किस में ही परिवर्तित
परिवर्तित हो जाएगी री में। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अर्थात क्या आ जाता है, री की मात्रा आ जाती है किसी वर्ण के नीचे जो इस प्रकार लगाई जाती है। ठीक है, राट। तो ये आपका क्या निकला, ये आपके दीर्घ संधि के नियम निकले। कितने नियम है दीर्घ संधि के, ये आपको 4 नियम याद रखने हैं। मैं चाहती तो इन सबको अलग अलग लिखा देती, लेकिन आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना। केवल 4 नियमों में पूरी दीर्घ संधि क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। अब इनको उदाहरण के साथ समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करेंगे। एक एक नियम पर उनके उदाहरण देखेंगे और उनको समझते हुए चलेंगे। चलिए जरा समझेंगे। पहले देखिए, मैं आपको आ, एक पद में आ या आ हो और दूसरे पद में भी क्या हो, आ या आ हो, उनका योग करके बताऊंगी। चलिए देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले जरा देख लेते हैं। सबसे दैत्य, दैत्य धन अरि, क्या लिखा है, दैत्य धन अरि। फटाफट से देखेंगे जरा। चलिए और देखेंगे। दैत्य प्लस यदि, इसको आप बनाने का प्रयास करेंगे जरा, फिर अभी मैं आपको बनवाऊंगी। ठीक है, एक और ले लेते हैं। मान लीजिए अभी हमने जैसे देखा था, देखिए यहां मैंने आपके लिए सभी उदाहरण लिख दिए हैं जो हमारे इन वर्णों से बन सकते हैं कि दोनों पदों में आपके क्या है, आ की क्या है कंडीशन आ जाए। वे सारे उदाहरण मैंने यहाँ शामिल कर लिए हैं। जरा आप इनको बनाने का प्रयास करेंगे कि कैसे हम संधि बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए क्या लिखा है, दैत्य धन अरि। अब इसकी हमें संधि करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ, जैसे अगर आपको स्वर संधि करनी है तो आपको पूर्व पद में से क्या करना होगा, आपको पूर्व पद के अंतिम वर्ण में से स्वर को अलग करना होगा। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है, पूर्व पद के अंतिम वर्ण में से स्वर को अलग करना होगा। जरा देखेंगे तो यहाँ देखेंगे इस या में कौन सा स्वर मिला है, छोटा आ। और उत्तर पद में भी यहाँ देखिए क्या दिया गया है, छोटा आ। तो कोई भी आ जाए वो मिलकर किसमें ही बदल जाएगा, वो दीर्घ आ में परिवर्तित हो जाएगा। तो इसके, इस छोटे आ के और इस आ के योग से किस वर्ण की आवृत्ति हो गई, दीर्घ आ की आवृत्ति हो गई।